Good morning, class 8. Today we are going to start the chapter of civics. We have already started this chapter, and today this is the third lecture of this chapter, civics, constitutions. So we'll move today with that salient features of our constitution. So today we are going to discuss about the features. What are the features of our constitutions? So one by one we will move out and we will learn exact what is the meaning and in details. Try to understand. Now, first of all, if you have not seen the video of these two topics in the last, so please go through the first that two topics of this chapter, chapter 1 civics, constitution, then you will have this, then you will understand about what is the constitution and what is the features. So step by step, day wise, you said just go through it. It will be mentioned over there day wise also. So date wise or day wise, whatever they are putting out, go through according to the date. Okay. So today we will start the features. Let's start the features of this. Now, federalism. The first silent features, it will be asked as a features for your exam. In your board exam, it will be put questions. Write the silent features of the constitutions or characteristics. ये कुछ भी पूछ सकते हैं, characteristics करके ही पूछ सकते हैं, ठीक है. तो characteristics हो, features हो, इम्पॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं. तो ये जो भी है इस तरह से ये आपको बतानी है, यही बतानी है फीचर्स, ठीक है. तो पहला फीचर्स हमारा फेडरलिज्म. फेडरलिज्म किसे कहते हैं और ये क्या चीज़ें हैं सबसे पहले. तो आगे जस्ट वी विल रीड आउट द टॉपिक एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशंस. दिस अरेंजमेंट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ more than one level of government in the country, one at the center, the other at the state. The central government takes decisions and makes law on subjects concerning the entire nations. Foreign relations, defense, currency, communication, railways. The state government deals with the needs and problems of the respective states. For instance, agriculture, law orders, etc. come under state jurisdiction. This means there is a clear separation of power between central states on our. So let's start in other way. तो यहाँ पे जो भी लिखा है, अब मैं जो सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ वो ध्यान देना कि फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म? इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटिक है, ये याद रखना. डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी है ये. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक. Now what is the meaning of democratic? Ruled by people. Ruled by people. तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे कौन रूल करता है? जनता रूल करता है, जनता द्वारा रूल होती है, तो इसीलिए ये डेमोक्रेटिक है. अब डेमोक्रेटिक में फेडरल भी आता है. तो फेडरल क्या है? तो फेडरल ये है, जैसे अभी मान लें हमारे सबसे पहले जो गवर्नमेंट सिस्टम्स है, तो गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं. सबसे पहले जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है. सेंट्रल है, क्या है हमारा? सेंट्रल. अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, मतलब इतना वास्ट कंट्री है, मान लो इसको, बहुत बड़ा है ना. इंडिया का जो मान लें, इंडिया इतना बड़ा जो है, इसमें कितने सारे स्टेट्स हैं? अभी फ़िलहाल 28 है स्टेट्स. तो 28 स्टेट्स को एक सिंगल गवर्नमेंट संभाल नहीं पाएगा. तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने पावर क्या किया? किसको दे दिया? स्टेट को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया. स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया. मैं अभी 2 एरो बना रही हूँ. तो यहाँ पे देखो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या शेयर किया? ये क्या शेयरिंग की? उसने अपना पावर, कुछ पावर किसे दे दिया? स्टेट को दे दिया. तो यहाँ पर हमने देखा हमारा पावर, तो फिर कितने गवर्नमेंट हो गए? एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जिनके पूरी इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल था. तो इस तरह से उन्होंने स्टेट को डिवाइड किया और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया. अब हम स्टेट में आते हैं. स्टेट भी अगर मान लेते, एक एरिया ले लो, अगर मान लो कि आप राजस्थान ले लो, तो बहुत बड़ा एरिया है. तो अगर एक गवर्नमेंट इसी एरिया को भी कंट्रोल करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया? अपना पावर को शेयर किया.
क्या किया उसने, पावर शेयर किया। देखो एरो नीचे आ रही है, पावर को शेयर किया। तो उसने क्या बनाया, लोकल, LG लिख रही हूँ मैं, मीन्स लोकल गवर्नमेंट। तो ये लोकल गवर्नमेंट उन्होंने दे दिया। अब लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे बेटा दो किस्म के हैं लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट पहला कौन सा है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दिया लोकल गवर्नमेंट को। अब यहाँ दो लोकल गवर्नमेंट है, एक शहर है एक गांव है। तो जो गांव होते हैं वो पंचायत, तो उसको बोलते हैं पंचायत गवर्नमेंट, ठीक है। और शहर में जो होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कॉरपोरेशन लिख देते हैं, कॉरपोरेशंस। तो ये हो गया शहर का, तो ये अर्बन करके लिखा जाता है, अर्बन। और ये पंचायत है तो रूरल, RU, ठीक है। तो इसी तरह से हमने देखा, तो हमारे पास गवर्नमेंट कितने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उन्हें पावर किसको दिया, स्टेट को दिया। तो स्टेट को एरो आ रहा है नीचे, स्टेट को दिया। स्टेट ने देखा कि बहुत बड़ा स्टेट हो रहा है, तो स्टेट ने फिर उसने डिवाइड कर दिया शहर और गांव को हिसाब से, और लोकल गवर्नमेंट बना दिया। लोकल गवर्नमेंट हमने देखा कि दिया 2 टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, एक तो पंचायत हो गई और दूसरा हो गया शहर के लिए कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस इसी तरह से ये संभालती है। तो इसी तरह से एरिया वाइज जो है पावर को डिवाइड कर दिया। तो हमने अभी कितने गवर्नमेंट्स देखे, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट। तो 1 2 3, तो कितने गवर्नमेंट्स हो गए हमारे पास, 3 गवर्नमेंट्स हो गए। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि एनी कंट्री, कोई भी कंट्री अगर है और उनके पास गवर्नमेंट्स जो लेवल, इसको लेवल बोलते हैं, हाउ मेनी लेवल्स वी आर हैविंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स। तो कितनी लेवल है हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। कितनी गवर्नमेंट है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे कि क्या बोला है, ये डेफिनेशंस लिखो, या फिर आपको जो इजी लगे, जो मैं बता रही हूँ आपको वो इजी लगे तो वो आप याद रख लो ये लिखने के लिए। सो व्हाट इज़ द फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म किसको बोलेंगे, फेडरल गवर्नमेंट किसको बोलेंगे, द गवर्नमेंट विच हैज़ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट विच हैज़ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे द एलिजिबल इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है, बट इनका लैंग्वेज अलग है। तो आप इसे भी लिख सकते हो, या फिर जो मैं बोली द कंट्री और द गवर्नमेंट विच हैज़ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कंट्री, क्योंकि कंट्री के ऊपर है। सो द कंट्री विच दे आर हैविंग, इफ़ दे आर हैविंग मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट कंट्री इज सेड टू बी एज अ फेडरल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट पे, और फिर स्टेट के बाद यहाँ पे लोकल लेवल पे आता है। लोकल लेवल पे हमने देखा क्या है, लोकल लेवल पे पंचायत, ठीक है ना। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब पावर स्टेट को दिया, तो अब यहाँ पे इसे पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो क्या काम करेगा, कंट्री को पूरा जो है हमारा जो इंडिया है उस तरह से वो क्या करेंगे, ही विल लुक आफ्टर द कंट्री। वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेंगे, वो इंडिया को क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, पूरा का पूरा इंडिया को क्या करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे कि सही से काम हो रहा कि नहीं हो रहा। ये कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पूरी कंट्री को संभालना, सही से देखना कि हर स्टेट में काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह से वो देखेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो अपनी देश के अंदर वो अपना हिस्सा एक ले लेगा, जो भी स्टेट है, अब वो उस स्टेट को देखेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो पावर डिवीज़न है वो डिवाइड कर दिया गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा ना हो। तो ये चीज़ें कहाँ लिखी गई है, ये चीज़ें लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशंस में। कहाँ लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशंस में। हमारे रूल्स बुक में इसको मेंशन कर दिया गया है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ऐसा कोई भी गड़बड़ ना हो। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है टोटली बता दिया गया कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कि सभी लोग अपनी अपनी बाउंड्री के अंदर ही काम करेंगे, अपनी अपनी पावर्स के अंदर ही काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो बताया गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक डिसीजंस मेकिंग लॉज। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, वो किसके लिए बनाएंगे, पूरे देश के लिए बनाएंगे। तो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहे हैं
तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट चीज़, जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, पूरे देश को देखेंगे, तो वो किस पे बनाएंगे, फॉरेन। पैसा जो है पूरा देश का, हर स्टेट में अलग अलग करेंसी तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो इस पर देखते हैं। फिर डिफेंस, हमारा आर्मी जो है वो किसी स्टेट का नहीं होता है, वो देश का होता है, तो इसीलिए वो डिफेंस को देखते हैं। करेंसी जैसे भी हमने कहा, और ये फॉरेन रिलेशन मतलब देश की रिलेशन जो है दूसरों देशों के साथ कैसी होगी। फिर कम्युनिकेशंस, हम दूसरों के साथ बात कैसे करेंगे, टेलीफोन है, रेलवे है, वो जो भी है ये इनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, रेलवे भी देखती है। तो इस तरह से ये सारा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। रूल्स इसके ऊपर वो सिर्फ खुद बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट से रिलेटेड, कि उस स्टेट में रहने वाले को क्या क्या चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर ले लो, उस स्टेट के अंदर उस स्टेट में रूल्स कैसा फॉलो हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस ले लो, वहाँ पे पुलिस वाले जो है लोग सही से रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ये चीज़ों को वो देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट के अंदर आता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरी चीज़ें पूरी क्लियर लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में। तो बेटा इसको किस तरह से बोल देंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स, तो उसके लिए उसका नाम दिया गया है किस तरह से, लिस्ट, सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी है, उसी तरह से वो सब्जेक्ट के हिसाब से वो रूल्स बनाते हैं कि कौन से टॉपिक में बनाएंगे। तो इसी तरह से देयर हैविंग अ यूनियन, सबसे पहले आ गया यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट। फिर स्टेट लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट जो है ये कौन बनाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, रेलवे पर बनाएंगे, तो उससे हम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, हम बताएंगे वो किस कौन से लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, तो समझ में आ जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है। स्टेट लिस्ट, तो यहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंग हमने देखा एग्रीकल्चर्स है, रूल्स और लॉ एंड ऑर्डर है, वो कौन बनाएगा, हमारे स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी। इसके अलावा और दो है, अब सबसे पहले अभी यहाँ पे देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, जो तीसरा है। तो हमने देखा पहला यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट, अब आएंगे थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, एलाइज्ड लिस्ट। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एजुकेशन को ले लो, एजुकेशन तो हमारा सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना है। तो ऐसा कोई भी मैटर है जहाँ पे सेंट्रल मतलब यूनियन और स्टेट दोनों के पास हो, तो वो दोनों मिलके बनाएंगे। तो ये जब दोनों मिलके कोई रूल्स बनाते हैं, उससे हम किस में डालेंगे, कॉन्करेंट में डालेंगे। तो इसी तरह से ध्यान दो वापस कि कुछ ऐसा मैटर जहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलके बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है किस लिस्ट में डालेंगे, वो कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके रूल्स बनाएंगे। इसी तरह से तो जैसे एग्जांपल मैंने एजुकेशन का दे दिया, ठीक है, एजुकेशन से मैरिज है, मैरिज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसकी रूल्स बनाने। तो इसी तरह से मैरिज होगी, एजुकेशन को लेके, मैरिज को लेके, एडॉप्शंस को लेके, अगर किसी को आपको अडॉप्ट करना है, सक्सेशन मतलब आप किसी को दान पुण्य करना चाहते हैं अपना पूरा प्रॉपर्टी, तो ये चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ जाती है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके। तो यहाँ पे देखो बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट शेयर देयर पावर, तो ये दोनों मिलके रूल्स बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों मिलके बैठ रहे, सेंट्रल एंड स्टेट, बड़ा कौन सा है, सेंट्रल, स्टेट छोटा है। लेकिन मान लो कि दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो गया, तो आपको भी पता है कि घर पे जब ऐसा कुछ होता है तो दोनों में से किसकी बात सुनी जाती है, जो बड़ा होता है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि सेंट्रल की बात सुनी जाएगी, अगर इनके बीच में अगर रूल्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात मानी जाएगी। तो इसी तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो पावर्स है वो शेयरिंग किया गया है, और इसके अकॉर्डिंग साथ में रूल्स में सब्जेक्ट को भी डिवाइड कर दिया गया है, यूनियन लिस्ट के नाम से, फिर स्टेट लिस्ट के नाम से और कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट के अंदर कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में ये दोनों मिलके बनाएंगे। तो इस तरह से रूल्स डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि द स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इसी तरह से जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ये चीज़ें जो है सब कुछ मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं तो कोई भी जब भी कोई नया गवर्नमेंट आएगा वो पावर को नहीं देना कोशिश करेगा, वो सोचेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है मेन, तो वो पावर क्यों शेयर करे स्टेट के साथ। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है हमारे रूल्स बुक में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और इमरजेंसी द अफेयर ऑफ स्टेट कैन बी कंट्रोल। तो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई झगड़ा होता है, स्टेट को प्रॉब्लम होती है रूल्स को लेके, कोई इमरजेंसी होती है, तो फिर स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहता, फिर वो कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी उस समय। तो इसी तरह कि वो बड़ी है तो वो देखेगी कि प्रॉब्लम कहाँ हुआ, सॉल्व करेगी, कोशिश करेगी कि प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह से इनका ये काम हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हमारा है, तो इसी तरह से बेटा ये समझ में आ गया होगा कि फेडरल जो है हमारा, फेडरल किसे बोलते हैं। फिर से बता रही हूँ, फेडरल मतलब अ गवर्नमेंट इन विच दे आर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे, फेडरल गवर्नमेंट। हमने देखा सेंट्रल, तो कितनी लेवल है हमारे देश में, 3 लेवल है। पहला सेंट्रल, फिर दूसरा स्टेट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर हमारा नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सही से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं। अब यहाँ पे पार्लियामेंट, हमें आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट्स की ऑर्गन्स कितने हैं, ऑर्गन्स कितनी है गवर्नमेंट्स की, हमारी ऑर्गन्स नहीं, गवर्नमेंट्स की ऑर्गन्स, GT लिख देती है गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स कितनी है, 3 है। कितनी ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं। अभी 3 में सबसे पहला आता है 1 2 3। पहला है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव और लेचर, कुछ भी हो। सेकंड एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव। तीसरा जुडिशरी। तो हमारा जो लेजिस्लेटिव है ये पार्लियामेंट है। क्या है ये हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी को पार्लियामेंट बॉडी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी किसे बोलते हैं, जो पार्लियामेंट में काम कर रहा है। पावर किसके पास है पार्लियामेंट के अंदर, रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी जो पावर लेके काम कर रही है और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, जनता तक रूल्स और रेगुलेशन पहुंचा रही है, कंट्रोल कर रही है, तो वो हो गई एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो पार्लियामेंट हो गया हमारा कौन सा, लेजिस्लेटिव बॉडी। पार्लियामेंट में जो काम कर रहा है, पावर किसके पास है, रूलिंग पार्टी के पास, तो रूलिंग पार्टी हो गई कौन सी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब अगर मान लेते इन दोनों के बीच में, क्योंकि पार्लियामेंट में यहाँ पे देखो, पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ बोथ रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों आती है। तो दोनों में अगर झगड़ा हो गया किसी, या जनता का किसी की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, तो उसको सुलझाएगा कौन, जुडिशरी मतलब कोर्ट। तो जुडिशरी क्या है हमारा, कोर्ट है। तो ये 3 ऑर्गन्स हैं, ये तीनों ऑर्गन्स जो है हर कंट्री में, ये 3 ऑर्गन्स जो है वो होती है और इसके अकॉर्डिंग ही जो गवर्नमेंट्स रूल करती है। ठीक है, अब आता है ये 3 ऑर्गन समझ में आ गया। तो हमारा जो लेजिस्लेटिव मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे जैसे मैंने कहा लेचर और लेजिस्लेटिव बोथ आर सेम, ये हमारा पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी भी है इसके अंदर। अब ये दोनों मिल के पार्लियामेंट में बैठी है, ठीक है ना, सीट्स जो है भरा पड़ा है, ये सारे बैठे हैं इसके अंदर, मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है। तो दोनों मिल के देती है, मतलब रूलिंग पार्टी भी वोट देती है, अपोजिशन भी इसे वोट देती है। तो डिसीजन कौन लेता है यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, दोनों मिल के लेती है, कोई एक नहीं ले रहा है। तो अगर दोनों मिल के ले रही है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, तो यहाँ पे देखो, तो डिसीजन जो है मेजोरिटी और मतलब रूलिंग पार्टी अपोजिशन ले रही है, तो जो रिज़ल्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अच्छा निकलेगा, मीट इट विल बी करेक्ट, जो भी डिसीजन होगा वो करेक्ट होगा, सही होगा। तो इसी तरह से पार्लियामेंट्री में जो है यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया हमारा एक और चीज़ कि पार्लियामेंट के अंदर क्या है, 2 हाउसेज है। पार्लियामेंट के अंदर जो है 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो मीटिंग जो होती है पार्लियामेंट में, यहाँ पे लोकसभा के अंदर ही
मेजोरिटी पार्टी और रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी बैठती है इसी सभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर वो लोग बैठते हैं जिसको हम वोट नहीं देते, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिसीजन लेते हैं, दोनों डिसीजन लेने के बाद जो भी करेक्ट होता है वो हम तक पहुंचती है। तो इतना बड़ा प्रोसेस, मतलब कहीं भी कोई गलती ना हो इस तरह से देखा जाता है। और पार्लियामेंट के बाद जैसे लोकसभा और राज्यसभा जब पास, लोकसभा और राज्यसभा में जब भी कोई रूल्स बन रहा है यहाँ से निकल के वो राज्यसभा जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से पास होके जब राज्यसभा गई तो राज्यसभा में जब पास हो गई तो वो कहाँ जाएगी, एक और है हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट फिर इसको साइन करता है, फिर जाके वो रूल्स पास आउट होता है। तो इसी तरह से इतना लंबा प्रोसेस चलने के बाद कोई चीज़ जो है हम तक पहुँचती है। अब आता, जैसे मैंने कहा था कि जैसे मैंने कहा अभी आपको कि पार्लियामेंट में लोकसभा जो है यहाँ पे कौन बैठते हैं, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। तो रूलिंग पार्टी जो है वो पावर कंट्रोल कर रही है, जैसे हमने क्या बताया था, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना। तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी का हेड किसको बोलते हैं हम, उसका लीडर कौन है, वो हमारा हो गया प्राइम मिनिस्टर, रूलिंग पार्टी का हेड। तो हमारा मतलब एग्जीक्यूटिव का भी हेड हो गया, लेकिन हर चीज़ों को साइन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसे पूछना पड़ता है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटीज़ है इसके लिए। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से इस प्रोसेस को इस तरीके से जो काम किया जाता है, तो इसी तरीके से कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से मान लेते हैं, पार्लियामेंट में हमने बताया लोकसभा राज्यसभा हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। मतलब लोकसभा में हो गया रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, ओपी लिखते हैं मैंने, अपोजिशन पार्टी। तो बेटा यहाँ पर अब आता है रूलिंग पार्टी, तो ये हमारा पार्लियामेंट बन गया। अब एग्जीक्यूटिव में हम आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में जैसे ये हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया। और एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो एग्जीक्यूटिव में रूलिंग ओनली, हु इज़ कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पार्टी। तो अब यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में यहाँ पे दोनों हैं, अपोजिशन वाले भी है। फिलहाल अभी भूल जाओ कि राज्यसभा अपोजिशन पार्टी भी है। अब अगर अपोजिशन पार्टी को पता है कि हमने रूल्स में हमने यस नो जो भी था हमारा योगदान था, हमने इस चीज़ों में हमने पार्टिसिपेट किया था रूलिंग पार्टी के साथ, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में अगर हम जाते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी ही पार्ट कर रही है एग्जीक्यूटिव में। अब एग्जीक्यूटिव में रूलिंग पार्टी ने उस रूल्स को आगे नहीं बढ़ाया, कहीं ना कहीं वो छोड़ दिया कि चलो बाद में कर लेते हैं। तब जाके क्या होगा, अपोजिशन क्या करेगी, अपोजिशन के पास क्या है, वो हल्ला करेगी, परेशान करेगी रूलिंग पार्टी को कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, हमारे सभी पार्लियामेंट्स में बैठ के हमने रूल्स डिसीजन लिया था, हमने वोटिंग की थी। तो इसी तरह से देखा जाता है कि लेजिस्लेटिव जो है वो तो ग्रुप में बहुत लोग आ गए, मेजॉरिटी आ गए, रूलिंग एंड अपोजिशन आ गए। एग्जीक्यूटिव कौन आ गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा रूलिंग पार्टी आ गया, रूलिंग जो कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ता है, किसे, लेजिस्लेटिव को, मतलब पार्लियामेंट के अंदर सभी लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो कुछ लोगों के पास है जो रूल्स कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर। अगर इसमें कोई लोग गलत काम कर रहे हैं, सही से काम नहीं कर पाए, तो जवाब किसको देंगे, पार्लियामेंट को देंगे। तो इसी पूरे सिस्टम को कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए इंडिया ने इसे चूज़ किया, क्योंकि अगर कोई एक इंसान डिसीजन लेता है, 1% अगर डिसीजन लेता है तो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन कौन लेती है, पार्लियामेंट लेती है। और पार्लियामेंट में हमने देखा कि लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा में अपोजिशन है और रूलिंग पार्टी है। तो इतने सारे लोग मिलने के बाद कोई चीज़ों पे जब विचार करते हैं और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, फिर वो करेक्ट होता है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को चुना, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आज तक के लिए चलो इसको यहीं तक रखते हैं, ताकि आप जो है इस क्लिप को बार बार देखें और इसको कोशिश करें समझने के लिए, तब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं तो फिर एक साथ कर देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा आपको भी। तो इसीलिए इसको बेटा आप समझे, थोड़ा सा कोशिश करें। टिल देन टेक केयर।